बच्चों, पिछली वीडियो में हमने तुलन पत्र की बैलेंस शीट की सैद्धांतिक जानकारी ले ली थी और अब हम जो भाग 7 है उसमें उदाहरण संख्या 8 और 9 लेकर आए हैं, जो कि वित्तीय विवरण की आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है ये वित्तीय विवरण में क्या क्या चीजें बनती है वो कंप्लीट रूप से आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक का उदाहरण संख्या 8। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर वर्ष 31 मार्च 2017 को समाप्ति वर्ष के लिए व्यापारिक व लाभ हानि खाता तैयार करें और साथ ही साथ चिट्ठा तैयार करें। चिट्ठा भी इसमें पूछा गया है। सूचनाएं कुछ इस तरीके से है। क्रय पर ढुलाई, पहले कुछ करेक्शंस मैं करा देना चाहूंगा। हिंदी माध्यम की पुस्तकों में यहां पर निर्यात शुल्क की जगह, एक्सपोर्ट ड्यूटी की जगह उत्पादन शुल्क छपा हुआ है। अगर वो उत्पादन शुल्क है स्टूडेंट्स तो आपको सॉल्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, तो हमने प्रश्न में ही चेंज कर लिया, क्योंकि उत्पादन शुल्क जो है वो एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग में दिखाया जाता है, जबकि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसे पीएनएल में दिखाया गया है। तो आप उत्पादन शुल्क को काटकर इसे निर्यात शुल्क कर लीजिएगा। और भी कुछ हिंदी ट्रांसलेट को लेकर गलतियां हैं वो आप इनमें देखकर सही कर ले। बाकी ये चीज जरूर करेक्शन कर लें कि जो उत्पादन शुल्कों से काटकर निर्यात शुल्क कर लें, वरना जो पाठ्य पुस्तक में हल दिया गया है वो उत्पादन शुल्क से सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि उत्पादन शुल्क जो है वो एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रय पर ढुलाई यानी कि कैरेज ऑन परचेज 8,000 रुपए है। विक्रय पर ढुलाई कैरेज ऑन सेल 3,500 रुपए है। विनिर्माण व मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000 रुपए। एडवर्टाइजमेंट 7,000 रुपए। एक्सपोर्ट ड्यूटी 6,000 रुपए। फैक्ट्री बिजली 4400 रुपए। देनदार 80,000 रुपए। लेनदार 61,000 रुपए। गोदी एवं निकासी व्यय यानी डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस 5200 रुपए। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800 रुपए। आग के बीमे का भुगतान यानी कि फायर इंश्योरेंस 3600 रुपए। पेटेंट 12,000। आयकर 24,000। कार्यालय वे 7200। कैश इन हैंड 2500। बैंक अधिविकर्ष 30,000। मोटर कार 60,000। ड्राइंग 8,000। ऑडिट फी 2700। प्लांट 1,53,900। प्लांट की मरम्मत रिपेयर ऑफ प्लांट 2200। वर्ष का अंतिम रहतिया 76,000। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 76,000 वो आपको सूचनाओं के अंदर दे रखा है, ना कि नीचे समायोजन के रूप में। तो एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। परचेज लेस रिटर्न 1,60,000। परचेज पर कमीशन 2,000। ट्रेड एक्सपेंसेस 3200। इन्वेस्टमेंट 30,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4500। कैपिटल 1,00,000। सेल्स लेस रिटर्न 5,20,000। सेल्स टैक्स पेड 12,000। डिस्काउंट अलाउड 2700 और डिस्काउंट ऑन परचेज 3400। ये लंबी चौड़ी मदें आपको दी गई हैं और क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि इससे आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो आइए पहले जो इंपॉर्टेंट बात मुझे समझानी है वो समझें। स्टूडेंट्स, अभी तक जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया है उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया था वो नीचे समायोजन के रूप में दिया गया था। आप प्रश्न का फॉर्मेट देख रहे होंगे कि आपको एक तलपट दिया जाता है जिसका योग दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। आपकी बुक्स में तलपट के योग नहीं लगा रखे हैं, लेकिन प्रश्न को हल करने से पहले, स्पेशली जब ऐसी समस्या आ जाए, तो आपको तलपट बनाकर चेक करना चाहिए। समस्या क्या है उसे समझें। क्लोजिंग स्टॉक नीचे समायोजन में ना देकर ऊपर सूचनाओं के साथ दिया गया है। आपको इन सूचनाओं के साथ पहले तलपट बना लेना चाहिए, क्योंकि एक चीज के को लेकर हमें श्योर होना बहुत जरूरी होगा, और वो क्या, क्लोजिंग स्टॉक। कि क्लोजिंग स्टॉक तलपट का भाग है या नीचे समायोजन के रूप में। अब इस प्रश्न को देखकर तो ऐसा लगता है कि तलपट का भाग है, लेकिन ये एक तलपट नहीं है, केवल एक सूचनाएं दे रखी है, तो आपको इससे पहले तलपट बनाना चाहिए। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसे समझें। अगर क्लोजिंग स्टॉक नीचे समायोजन के रूप में होता है तो स्टूडेंट्स दो जगह दिखाया जाता है। एक दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में और एक दिखाया जाता है बैलेंस शीट के असेट्स में। लेकिन यदि क्लोजिंग स्टॉक तलपट का भाग है, यानी तलपट में शामिल है, उसके योग में शामिल है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक केवल बैलेंस शीट के असेट्स में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो हमें ऐसे सवालों में कैसे पता चले
कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तलपट का भाग है या नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर नीचे दे दे सूचना के रूप में तब तो अंडरस्टूड है कि वो तलपट का भाग नहीं है और वो दो जगह दिखाया जाए। तो मेरी एडवाइस ये है कि ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले आपको तलपट बना लेना चाहिए ताकि आप इस चीज को लेकर श्योर हो सकें। तो पहले मैंने इसका तलपट तैयार किया, आपको समझा रहा हूं तलपट में क्या होता है। स्टूडेंट्स आपको पता है तलपट में क्या किया जाता है। तलपट में आपने देखा होगा कि सबसे पहले नेम ऑफ लेजर अकाउंट लिखा जाता है और नेम ऑफ लेजर के बाद में डेबिट और क्रेडिट की मदें लिखी जाती है। तो यहां पे आपको डेबिट और क्रेडिट की मदें छांटनी है। तो इन सभी सूचनाओं में मैं आपको बता दूं केवल 6 मदें क्रेडिट की है। आइए उन्हें छांट लेते हैं। कौन कौन सी मदें क्रेडिट की है। पहला आइटम क्रेडिटर, उसके बाद में अगर बात करूं मैं क्रेडिटर के बाद बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष के बाद अगर बात करूं तो निवेश पर ब्याज आपको मिला है इसलिए आय है। पूंजी ये भी, और विक्रय घटाया वापसी यानी सेल्स, और एक क्रय पर बट्टा ये आपको मिला होगा क्योंकि जब आप क्रय करेंगे तो बट्टा तो आपको मिलेगा ही। ये मदें जो है वो क्रेडिट की है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 इनको आप तलपट बनाते समय क्रेडिट में रखें और बाकी सभी मदों को डेबिट में रखें जैसा कि मैंने तलपट तैयार किया है। क्लोजिंग स्टॉक को अगर तलपट में शामिल तो डेबिट पक्ष में रखें। तो आइए मैं आपको तलपट बताता हूं, जरा देखिएगा। ये तलपट मैंने तैयार किया है स्टूडेंट्स। इसमें क्रेडिटर क्रेडिट में लिखा है 61,000। इसके अलावा अगर बात करूं तो बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 क्रेडिट में लिखा है। इसके अलावा अगर बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4500 और कैपिटल 1 लाख और सेल्स लेस रिटर्न 5,20,000 और डिस्काउंट ऑन परचेज 3400 रुपए। और क्लोजिंग स्टॉक भी मैं आपको शो करना चाहूंगा। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने डेबिट में लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक ये रहा डेबिट में। और जब मैंने ऐसा किया और इसका तलपट बनाया स्टूडेंट्स तो तलपट दोनों तरफ से बराबर आया 7,18,900 रुपए। इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तलपट का भाग है यानी तलपट में शामिल है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में नहीं दिखाना है बल्कि केवल बैलेंस शीट में दिखाना है। देखिएगा नोट भी मैंने लगाया है। यदि अंतिम रहतिया नीचे समायोजन में ना देकर तलपट में शामिल किया जाता है तो उसे केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है जबकि व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया जाता। अब हम ट्रेडिंग की मदों को छांटते हैं कि ट्रेडिंग में क्या क्या बनाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक इस बार ट्रेडिंग में नहीं आएगा, यह चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। तो ट्रेडिंग की मदों को छांटने के लिए कैरिज ऑन परचेज ये ट्रेडिंग में आएगा। विनिर्माण व्यय ये भी ट्रेडिंग में आएगा। इसके अलावा फैक्ट्री बिजली ये भी ट्रेडिंग में आएगा। गोदी एवं निकासी व्यय ये भी ट्रेडिंग में आएगा। इसके अलावा अगर बात करूं तो क्रय घटाया वापसी यानी कि परचेज जिसमें से रिटर्न ऑलरेडी लेस है। क्रय पर कमीशन ये 6 मदें ट्रेडिंग में आएंगी स्टूडेंट्स। और क्रेडिट में ट्रेडिंग में केवल एक ही मद आएगी सेल्स। इन सभी मदों को लिखने के बाद आप अंतर की राशि को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग स्टॉक को इस बार ट्रेडिंग में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो तलपट के योग का भाग है। ये मैंने आपको तलपट बनाकर समझा दिया है। तो आइए अब ट्रेडिंग की बात करते हैं। ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का बनेगा जिसमें जो सेल्स दे रखी है स्टूडेंट्स वो आपको दे रखी है 5,20,000। परचेज आपको दे रखी है 1,60,000। कमीशन ऑन परचेज इस तलपट में से ही देख लेते हैं मदों को। कमीशन ऑन परचेज आपको दिया गया है स्टूडेंट्स 2,000। कमीशन ऑन परचेज क्रय पर ढुलाई यानी कैरेज ऑन परचेज 8,000 है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000 है। कैरेज ऑन गुड्स परचेज 8,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000। फैक्ट्री लाइटिंग एंड डॉक क्लियरिंग चार्जेस और देखते हैं। फैक्ट्री बिजली 4400 और डॉक क्लियरिंग चार्जेस 5200।
डेबिट और क्रेडिट का योग लगाकर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें तो डेबिट का जो क्रेडिट का योग है वो आ रहा है 5,20,000 और जो डेबिट का योग आ रहा है वो आ रहा है 2,21,600। जब आप इसका अंतर निकालते हैं 2,98,400 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। योग दोनों तरफ से लगा दें 5,20,000 और 5,20,000। इसके बाद में पीएनएल बनाते हैं। पीएनएल के लिए आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा और बाकी मदें आइए हम लिस्ट में से छांट लेते हैं। बहुत सारी मदें यहां पर ऐसी हैं जो पीएनएल में आएगी। आपको बताता हूं, विक्रय पर ढुलाई ये पीएनएल में आएगा, विज्ञापन ये भी पीएनएल में आएगा, निर्यात शुल्क उत्पादन शुल्क नहीं है ये निर्यात शुल्क ये पीएनएल में आएगा। इसके बाद में डाक एमतार ये पीएनएल में आएगा, आंख का बीमा ये पीएनएल में आएगा, कार्यालय व्यय ये पीएनएल में आएगा, अंकेक्षण शुल्क बिल्कुल पीएनएल में आएगा, प्लांट की मरम्मत पीएनएल में आएगा, व्यापारिक व्यय ये भी पीएनएल में आएगा, निवेश पर ब्याज ये पीएनएल के क्रेडिट में आएगा और अब तक जो भी मदे मैंने बोली है पीएनएल के डेबिट में आएगी। इसके अलावा विक्रय कर का भुगतान ये भी पीएनएल के क्रेडिट में आएगा, बट्टा दिया ये पीएनएल के बट्टा दिया ये पीएनएल के डेबिट में आएगा और जो क्रय पर बट्टा आपको प्राप्त हुआ है, क्रय पर बट्टा आपको प्राप्त हुआ है कितना 3400 रुपए, ये पीएनएल के क्रेडिट में आएगा। दो इनकम है, निवेश पर ब्याज 4500 रुपए और क्रय पर बट्टा 3400 रुपए, ये क्रेडिट में लिखे जाएंगे और ये जो 11 आइटम हैं ये डेबिट में लिखे जाएंगे खर्चे के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं पीएनएल अकाउंट। सबसे पहले पीएनएल में ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दें। पीएनएल में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करें 2,98,400, जैसा कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 2,98,400। अब खर्चों को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो विक्रय पर ढुलाई 3,500 है, विज्ञापन 7,000 है, कैरीज ऑन सेल 3,500, एडवर्टाइजमेंट 7,000, एक्सपोर्ट ड्यूटी 6,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का अमाउंट कितना दिया गया है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिए गए हैं 800, 3,600 और 7,200। 800, 3,600 फायर इंश्योरेंस, 7,200 ऑफिस एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है, पहले इनकम की मदे लिख देते हैं, यहां पर ही देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,500 है और डिस्काउंट ऑन परचेज 3,400 है। 4,500, 3,400। इसके अलावा आगे के खर्चे अगली स्लाइड में से लेते हैं तो देखें अगर आप तो आपको अंकेक्षण शुल्क 2,700, प्लांट की मरम्मत 2,200, ऑडिट फीस 2,700 और रिपेयर टू प्लांट 2,200। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अगर देखे जाएं तो ट्रेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं 3,200, 12,000 और 2,700 आपको डिस्काउंट दिया गया है। 12,000 सेल्स टैक्स है, 2,700 डिस्काउंट अलाउड है और साथ ही साथ 3,200 ट्रेड एक्सपेंसेस है। 3,200 ट्रेड एक्सपेंसेस 12,000 और डिस्काउंट अलाउड दिया गया है 2,700। क्रेडिट की मदें 3 हैं, इनका अगर योग आप लगाते हैं स्टूडेंट्स तो ये 3 मदें 2,98,400, 4,500 और 3,400 को अगर आप जोड़ते हैं तो 3,06,300 रुपए तो आ रहा है आपके क्रेडिट का योग और डेबिट की मदों का योग है 50,900। जब आप अंतर निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है 2,55,400। तो नेट प्रॉफिट लिख दीजिए 2,55,400 और दोनों तरफ से टोटल लगा दीजिए 3,06,300 और 3,06,300। इसके बाद अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट ले जाकर जोड़ दिया जाएगा, कहां? कैपिटल में, और बाकी मदें हमें लिस्ट से छांटनी होगी। तो आइए बात करते हैं
यहां अगर हम बात करें तो सबसे पहले देनदार असेट्स में, लेनदार लायबिलिटीज में, पेटेंट असेट्स में, आयकर को पूंजी में से लेस करेंगे, कैश इन हैंड असेट्स में, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में, मोटर कार असेट्स में, आहरण को कैपिटल में से लेस किया जाएगा, प्लांट असेट्स में। इसके बाद में वर्ष का अंतिम रहतिया जो इस प्रश्न में केवल बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा। इसके बाद में अगर बात की जाए तो निवेश असेट्स में, पूंजी लायबिलिटीज में, ये मदें हैं जो असेट्स में लिखी जाएगी। डेटर असेट्स में, क्रेडिटर लायबिलिटीज में, पेटेंट असेट्स में, इनकम टैक्स को कैपिटल में से लेस करें, कैश इन हैंड को असेट्स में, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में, मोटर कार असेट्स में, ड्राइंग कैपिटल में से लेस होगा, प्लांट असेट्स में और वर्ष का अंतिम रहतिया असेट्स में, निवेश असेट्स में, इन्वेस्टमेंट जो है और पूंजी भी आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, जिसमें आप नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे और ड्राइंग को लेस करेंगे। तो आइए बैलेंस शीट तैयार करते हैं। कैश इन हैंड 2500, डेटर और क्रेडिटर 80,000 और 61,000 दिए गए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। डेटर 80,000, क्रेडिटर 61,000। डेप्टर 80,000, क्रेडिटर 61,000, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 76,000 दिया गया है, पेटेंट 12,000 दिया गया है, प्लांट 1,53,900 दिया गया है, कैपिटल 1 लाख, नेट प्रॉफिट दिया गया है 2,55,400, तो ये हो जाता है 3,55,400। इसमें से ड्राइंग 8,000 लेस करेंगे और इनकम टैक्स जो है वो 24,000 लेस करेंगे। 3,55,400 में से आप लेस कर दें 32,000 रुपये, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास अमाउंट आता है 3,23,400। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट और लिखें लायबिलिटी साइड में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया गया है स्टूडेंट्स 30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 30,000, मोटर कार 60,000। मोटर कार का अमाउंट दिया गया है 60,000 और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 30,000 रुपए है। एक बार आप देखकर कंफर्म हो लें। इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं आपको निवेश 30,000। और जब आप बैलेंस शीट का टोटल लगाते हैं तो टोटल आता है 4,14,400, 4,14,400। तो उदाहरण संख्या 8 के बाद अब शुरू करते हैं उदाहरण संख्या 9। निम्नलिखित शेष की सहायता से व्यापार एवं लाभ हानि खाता और साथ ही साथ तुलन पत्र यानी कि चिट्ठा तैयार कीजिए। आपको ये सूचनाएं दी गई हैं। हिंदी माध्यम की पुस्तकों में 2 मिसप्रिंट्स हैं, पहले उन्हें सही कर लें। एक तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे आपकी पुस्तक में 25,000 छपा हुआ है, उसे 25,400 कर लें। और साथ ही साथ ये मद जो 36,600 की दी गई है वो वेतन और मजदूरी छपी हुई है, इसे मजदूरी एवं वेतन कर लें। क्योंकि वेतन और मजदूरी अगर हो तो वो पीएनएल का आइटम होता है, और अगर मजदूरी एवं वेतन हो तो वो ट्रेडिंग का आइटम होता है। तो जो सॉल्यूशन है उसे इसे ट्रेडिंग में लिया गया है, तो आप इसे वेजेस एंड सैलरी करें। आइए शुरू करते हैं। मदे कुछ इस तरीके से है। ओपनिंग स्टॉक 15,310, परचेज 82,400, सेल्स 2,56,000, वापसी नाम और जमा। तो मैं आपको बता दूं जो सेल्स रिटर्न होती है वो डेबिट होती है और जो परचेज रिटर्न होती है वो क्रेडिट होती है। तो ये जो है वो सेल्स रिटर्न है और ये जो है वो परचेज रिटर्न है। फैक्ट्री रेंट 18,000, सीमा शुल्क 11,500, कोयला गैस और ऊर्जा 6,000, मजदूरी और वेतन 36,600, बट्टा नाम कमीशन जमा, बट्टा आपने दिया है
और कमीशन आपको प्राप्त हुआ है। डूबत ऋण है, डूबत ऋण की पुनः प्राप्ति, डूबत ऋण की पुनः प्राप्ति का मतलब होता है जिसे आप बेड डेट्स मान चुके थे वो आपको प्राप्त हो गया, तो इनकम है, इसे पीएनएल के क्रेडिट में लिखा जाएगा। शिक्षुता प्रीमियम जिसे अप्रेंटिस प्रीमियम कहा जाता है, ये सूचना के अभाव में संस्था के लिए आय है और इसे पीएनएल के क्रेडिट में दिखाया जाएगा। उत्पादन व्यय 2600, उत्पादन व्यय जो है वो ट्रेडिंग का खर्चा है, ट्रेडिंग में लिखा जाएगा। प्रशासनिक व्यय पीएनएल का खर्चा है, ढुलाई ट्रेडिंग का खर्चा है। कैपिटल बैलेंस शीट में ड्राइंग 48,000 है, देनदार, लेनदार, डेप्रिसिएशन, चैरिटी, रोकड़ शेष, बैंक शुल्क, स्थापना व्यय, प्लांट और पट्टे का भवन, बिक्री कर का संग्रहण, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ऋण जमा दे रखा है, इसका मतलब आपने लोन लिया है तो वो लायबिलिटीज में आएगा और ऋण पर ब्याज 3,000। इन सभी मदों को पढ़ने के बाद नीचे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 25,400। हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है वो ट्रेडिंग का है, तो ट्रेडिंग के मदों को छांटते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा, परचेज और सेल्स भी ट्रेडिंग में, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न भी ट्रेडिंग में से लेस होंगी। फैक्ट्री किराया ये भी ट्रेडिंग में, सीमा शुल्क ये भी ट्रेडिंग में, कोयला, गैस और ऊर्जा ये भी ट्रेडिंग में, मजदूरी और वेतन ये भी ट्रेडिंग में, उत्पादन व्यय ये भी ट्रेडिंग में, ढुलाई ये भी ट्रेडिंग में। शिक्षुता प्रीमियम जो है वो आपका पीएनएल का आइटम है। और इसके बाद में अगर बात की जाए तो ओपनिंग स्टॉक है 15,310। परचेज का अमाउंट आपको दिया गया है 82,400। इसमें से रिटर्न लेस करेंगे और रिटर्न स्टूडेंट्स दी गई है 2,400 रुपए, क्योंकि जो क्रेडिट वाली है वो परचेज रिटर्न है। इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आ गया 80,000। फैक्ट्री रेंट 18,000। कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क जिसका अमाउंट है 11,500। कॉल गैस एंड पावर जो कि है 6,000। वेजेंट सैलरी जो कि है 36,600। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस उत्पादन व्यय जो कि है 2,600 और कैरेज आपको दे रखा है 8,700। क्रेडिट की मदों की अगर बात करें तो क्रेडिट में सबसे पहले लिखेंगे सेल्स जो कि दी गई है 2,56,000 और रिटर्न दे रखी है 4,000। 2,56,000 इसमें से 4,000 आप लेस कर दें तो ये आता है 2,52,000। क्लोजिंग स्टॉक 25,400 करेक्शन के बाद। अब हम बात करते हैं इसके योग की, तो इसका योग आ रहा है 2,77,400 तो क्रेडिट का, और डेबिट के योग की अगर बात की जाए तो 1,78,710 रुपए इसका डेबिट का योग आ रहा है। 1,78,710 रुपए। अब 98,690 रुपए इसका ग्रॉस प्रॉफिट होगा और टोटल होगा 2,77,400। पीएनएल को बनाने के लिए इस ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा और बाकी मदों को छांटने के लिए हमें लिस्ट में जाना होगा। पीएनएल की मदों को अगर हम छांटें स्टूडेंट्स तो बट्टा नाम बिल्कुल ये पीएनएल के डेबिट में आएगा, कमीशन जमा ये क्रेडिट में आएगा, डूबत ऋण डेबिट में, डूबत ऋण की पुनः प्राप्ति ये क्रेडिट में, शिक्षुता प्रीमियम ये क्रेडिट में, प्रशासनिक व्यय ये डेबिट में। इधर हास डेबिट में खर्चे के रूप में, चैरिटी खर्चे के रूप में, स्थापना व्यय खर्चे के रूप में और ऋण पर ब्याज ये मदें खर्चे के रूप में लिखी जाएगी। आय की अगर मैं बात करूं तो आय कमीशन जो है वो क्रेडिट में जाएगा, डूबत ऋण की पुनः प्राप्ति ये क्रेडिट में जाएगी, शिक्षुता प्रीमियम ये क्रेडिट में जाएगा क्योंकि तीनों आय हैं। डिस्काउंट, बैड डेट्स,
आपके ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, चैरिटी और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस और ऋण पर ब्याज, ये पीएनएल के डेबिट में लिखे जाएंगे। तो आइए अब तैयार करते हैं आपका पीएनएल। डेबिट 98,690, ये तो आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इनकम की मदे की अगर बात की जाए तो एक तो कमीशन प्राप्त हुआ है 1200 रुपए, ये लिख दें। इसके बाद बेड डेट्स रिकवर्ड जो है 2000 और शिक्षुता प्रीमियम 4800, ये इनकम की मदें पूरी हुई। अब हम बात करते हैं खर्चों की मदों की। तो खर्चों में डिस्काउंट और बेड डेट्स बिल्कुल ये दिए हुए हैं। डिस्काउंट है 7500 और बेड डेट्स 5850। $7500, 5850। उसके बाद में प्रशासनिक व्यय 5000, डेप्रिसिएशन 4200, चैरिटी 500। बैंक चार्जेस आपको दी बिल्कुल। बैंक शुल्क 180 रुपए। स्थापना व्यय 3600, 180 स्थापना व्यय। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 3600 और इंटरेस्ट ऑन लोन नाम की एक मद और है जो कि ऋण पर ब्याज के नाम से दे रखी है, नीचे ही नीचे 3000 रुपए, ये भी ले लीजिए। इन मदों को लिखने के बाद डेबिट और क्रेडिट का हम योग लगाएंगे। तो जो क्रेडिट का योग है वो है 1,06,690 और जो डेबिट का योग है वो है 29,830 रुपए, 29,830 रुपए। अब इसका नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ₹76,860 का ग्रॉस प्रॉफिट आता है, 76,860 रुपए का। और इसका योग दोनों तरफ से लगा दें, 1,06,690, 1,06,690। नेट प्रॉफिट 76,860 निकलने जाने के बाद अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में आपको पता है कि जो नेट प्रॉफिट आया है उसे ले जाकर कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। बाकी मदें तलपट से हम छांटते हैं जो जो बैलेंस शीट में आनी है। तो यहां अगर बात की जाए तो इसमें से ऐसी कोई भी मद नहीं है जो बैलेंस शीट में आए। कैपिटल लायबिलिटी साइड में ड्राइंग कैपिटल में से लेस होगा, डेटर असेट्स में, लेनदार लायबिलिटीज में, इसके बाद में कैश असेट्स में, बैंक असेट्स में, प्लांट असेट्स में, पट्टे का भवन असेट्स में, बिक्री कर संग्रहित लायबिलिटीज में, गुडविल असेट्स में, पेटेंट असेट्स में, ट्रेडमार्क असेट्स में और लॉन लायबिलिटीज में, और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक इस बार नीचे दिया गया है, इसलिए बैलेंस शीट के असेट्स में भी और ट्रेडिंग में आपने दिखाया है। और अगर ऊपर तलपट में होता तो केवल बैलेंस शीट के असेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी बैलेंस शीट। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। सबसे पहले कैश बैलेंस 4460 और बैंक बैलेंस 4000। सन्डी डेटर का अमाउंट है 57,000, क्रेडिटर का 12,000। प्लांट 42,000, पट्टे का भवन 1,50,000। प्लांट 42,000 और पट्टे का भवन 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक 25,400 जो कि आपको पता है। इसके बाद में पेटेंट, गुडविल और ट्रेडमार्क 20,000, 10,000 और 5,000। पेटेंट 20,000,
गुडविल 10,000, ट्रेडमार्क 5,000। असेट साइड अपने आप में कंप्लीट हुई। सेल्स टैक्स कलेक्टेड की अगर मैं बात करूं तो सेल्स टैक्स कलेक्टेड आपको दिया हुआ है 2,000 और लोन दे रखा है आपको 25,000। 2,000 और लोन 25,000। अब बात करते हैं पूंजी की। पूंजी आपको दी गई है स्टूडेंट्स 2,50,000 और आहरण 48,000। 2,50,000 इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे जिसका अमाउंट है 76,860। 0,6,8,6,12 3,26,860 में से आप कितना ड्राइंग लेस करेंगे? 48,000 रुपए। और अब जब आप इसे लेस करते हैं तो 2,78,860 रुपए आपकी नेट कैपिटल बचती है, जिसका अमाउंट है 2,78,860। और अब हम लगाएंगे चिट्ठे का योग जो कि है 3,17,860। 3,17,860। इसी के साथ आपके पाठ्य पुस्तक के उदाहरण पूरे होते हैं। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे अंकित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।